Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 10 science chapter number 11. First, refraction of light through a prism. What is prism? It has two triangle bases and three rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclinations to each other. The angle between its two lateral faces is called angle of prism. जो फर्स्ट स्लाइड आप अपने सामने देख रहे हैं बेटे, इसकी डीपली स्टडी हमने चैप्टर से रिलेटेड वीडियो में कंप्लीट किया था। यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास ये आता है व्हाट इज़ प्रिज्म या व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म प्रिज्म, देन द आंसर इज प्रिज्म इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर lateral surfaces. These surfaces are inclinations to each other. ये जो surface होती हैं ये आपस में एक दूसरे से मिली होती हैं. And the angle between its two lateral faces is called angle of prism. और इनके बीच में जो angle create हो रहे हैं उन्हें हम angle of prism कहते हैं. यहाँ पर सामने की तरफ आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया है. यहाँ पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं आपको उन एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए. जैसे कि एंगल आई, यहाँ हम देख रहे हैं एंगल आई जिसे कि हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, उसकी पोजीशन कहाँ पर है. इसके बाद में एंगल डी जिसे कि हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, उसकी जो पोजीशन है वो देखिए यहाँ पर बन रही है. आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होगा कि ये डायग्राम है वो आपको दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि एंगल आई, एंगल डी, एंगल ई और एंगल आर की पोजीशन कहाँ पर है, कौन सी रे इंसिडेंट रे है, कौन सी रे रिफ्लेक्टेड रे है, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, डिस्पर्शन फॉर वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. हमने ये देखा था कि एक जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है और एक प्रिज्म के द्वारा हम इसे शो कर सकते हैं. यहाँ पर बताया गया है कि वाइट लाइट जब एंटर होती है प्रिज्म में तो इसे इस तरीके से क्रॉस हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि फिनोमिना जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्रिएट हो रहा है. इसीलिए ये जो वाइट लाइट होती है ये अपनी जगह से बैंड हो जाती है और बैंड होने के बाद में जब ये वापस से प्रिज्म से बाहर निकलती है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हर कलर के लिए एंगल ऑफ डी की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी बेटे. यहाँ पर देखिए सबसे नीचे की तरफ वी यानी कि वायलेट कलर है, इसके लिए एंगल ऑफ डी जो है वो ग्रेटर है बजाय कि जो रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डी होगा उसकी तुलना में. समझे? यानी एंगल ऑफ डी अगर हम बात करें वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डी उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी एंगल ऑफ रेड कलर की डेविएशन के. तो यहाँ पर ये जो दोनों ही डायग्राम आप देख रहे हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करें. नेक्स्ट है हमारे पास में स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स. द बैंड ऑफ कलर components of the light beam as called spectrum. Then अगर आपके पास में क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेक्ट्रम या व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो हमें 1 लाइन के अंदर आंसर यहाँ पर बताना है द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट बीम एज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. और किसमें वाइट कलर जो है वो किसमें स्प्लिट होता है 7 कलर्स में, और वो क्या है लर्न करने का तरीका मैंने आपको बताया था विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और ये आपको ध्यान रखना है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से आप देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये, ठीक है ना. तो जब आप इसे बनाएं तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें कि एंगल ऑफ डी वायलेट कलर के लिए ज़्यादा होगा, वैल्यू जो होगी उसकी ज़्यादा होगी. ये आपको इस जो कलर स्प्लिट हो रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म बताई है विबग्योर की. द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्ड इज कॉल्ड डिस्पर्शन. ये जो फिनोमिना है वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाने का इसे डिस्पर्शन कहते हैं. और जो 7 कलर का बैंड हमें मिल रहा है उसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे और ये जो प्रोसेस होगा वो डिस्पर्शन कहलाता है.
द डिफरेंट components color of light bands at a different angle with respect to the incident angle at a red light bands to the least white and violet bands most. तो ये मैंने आपको बता ही दिया एंगल्स को ध्यान रखने के लिए. अगर आप एंगल को ध्यान रखते हैं तो फिर आपको ये वाला जो लाइन है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी. ओके, नाउ आइजैक न्यूटन he was the first who obtained spectrum of sunlight by using glass prism. सनलाइट का यूज़ करके ग्लास प्रिज्म के थ्रू जो स्पेक्ट्रम सबसे पहले प्राप्त किया था वो आइजैक न्यूटन ने प्राप्त किया था. एंड ही ट्राइड टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ द वाइट लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म. और उन्होंने कोशिश करी कि मैं अगर और प्रिज्म का यूज़ करूं तो क्या मैं और ज़्यादा 7 कलर को भी क्या स्प्लिट कर सकता हूं. ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेकेंड प्रिज्म इन ऑन इन्वर्टेड पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म. और ये करने के लिए उन्होंने क्या करा कि जो सेकंड प्रिज्म है उसको फर्स्ट प्रिज्म से उल्टा रखा. और रखने के बाद क्या हुआ कि वो जो 7 कलर है वो और स्प्लिट नहीं हुए बल्कि वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक वाइट लाइट हमें देते हैं. ओके, तो ये जो फिनोमिना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है. थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो रहा है हमारे पास में. ही conclude that sun is made up of 7 visible colors is visible. Next, rainbow it is the spectrum of sunlight in nature. It is formed due to the dispersion of the sunlight by the tiny water droplets present in atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है उसकी वजह से सनलाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और हमें क्या मिलता है, रेनबो मिलता है. वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक प्रिज्म. यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट जो हैं वो प्रिज्म के जैसे वर्क करती हैं और इसका जो डीपली स्टडी कराया है मैंने वो चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है तो वो आप एक बार ज़रूर देखें. नेक्स्ट हमारे पास में ये किस तरीके से रेनबो क्रिएट होता है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें. आपको ये पता होना चाहिए कि सनलाइट किस तरीके से एंटर हो रहा है. एंटर होने के बाद में ये इस तरह से जाकर और वापस से ये जो बाहर आ रहा है तो यहाँ पर हिट होने के बाद में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसके बारे में हमें पूरा ध्यान रखना है. डायग्राम अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए इस वाले पार्ट का. नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से अपीरेंट स्टार पोजीशन. जो हमें क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट पुटअप हो रहा है वो है कि स्टार्स हमें ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं. तो उसका वन लाइन में अगर वन वर्ड में या वन लाइन में आंसर आता है तो आपको जस्ट केवल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पुटअप करना है आंसर में. और यदि 1.5 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो फिर आपको जो स्लाइड के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन आंसर में भी आपको प्रोवाइड कराया है उनमें से कोई भी आंसर जो है वो आप लर्न कर लें अच्छे तरीके से और वहाँ पर आपको वो राइट डाउन करना है. नेक्स्ट है हमारे पास में कि वाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम हमेशा ये तो लर्न करते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही इस चैप्टर का, लेकिन प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. देन द आंसर इज प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट. The collection of a large number of the point size source of the light, therefore the total amount of the light entering our eyes from all individual point source will nullify the twinkling effects. आगे की तरफ बताया गया है कि सबसे पहली बात तो जो स्टार्स हैं उनकी तुलना में प्लैनेट अर्थ के पास में हैं. तो फर्स्ट पार्ट तो वहीं पे आंसर का है कि प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ एंड आर सीन आर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ द लाइट. एंड द सेकेंड थिंग कि किसी भी प्लैनेट की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है ना. जितने भी स्टार्स हैं उनकी खुद की अपनी लाइट है. तो ये भी एक सेकंड जो इसका पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि दे ऑल आर द सीन द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ द लाइट, द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट. नेक्स्ट है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द सन इज विजिबल अबाउट 2 minutes अर्लियर. ध्यान रखना आप इस लाइन को कि 2 minutes अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज. जो सूर्योदय होता है उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिखाई देता है एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट. और 2 मिनट पहले ही हमें जो सूर्यास्त है वो दिखाई देता है एक्चुअल कंडीशन से. ओके, और ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है तो आप अच्छे तरीके से इसे बनाने की प्रैक्टिस करें. Apart flattering of the sun disk
एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये जो टिंडल इफेक्ट है, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिनट्स particle of Earth's atmosphere, suspended particle of the dust and the molecules of the air, the path of the beam become visible. The phenomena of scattering of light by the colloidal particles give rise to टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट के अंदर हमें स्कैटरिंग पार्टिकल्स के बारे में बता रखा है, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटरिंग मेनली ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ। अगर फाइन पार्टिकल्स हैं तो वो मेनली ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। लार्ज साइज पार्टिकल है तो क्या कर रहे हैं, वो स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर को स्कैटरिंग कर रहे हैं। एंड वेरी लार्ज इनफ द सन अपीयर वाइट, और इसी वजह से टिंडल इफेक्ट की वजह से ही जो सन द स्काई जो है वो हमें वाइट कलर का दिखाई देता है। वाई क्लाउड अपीयर वाइट, बादल हमें वाइट कलर की क्यों दिखाई देते हैं, द साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स इज वेरी लार्ज, हिज स्कैटर्ड वेवलेंथ टू लाइट ऑलमोस्ट इक्वली। ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और इसीलिए जो लाइट है ऑलमोस्ट इक्वली ही स्कैटर्ड हो रही है। वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, since the blue has shorter wavelength than red, hence it will be scattered the most। तो जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर है, ब्लू है शॉर्टर वेवलेंथ, और इसीलिए हमें स्काई जो है वो नीला दिखाई देता है। लास्ट यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है अकॉर्डिंग द रियलिंग स्कैटरिंग, तो उसमें आपको क्या देना है कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट का जो ये जो फॉर्मूला है आपको इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ को शो कर रहा है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए गए हैं। इफ़ देयर इज नो अर्थ एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपन टू स्कैटरिंग फिनोमिना, देयर विल बी नो स्कैटरिंग एंड स्काई विल अपीयर डार्क। यदि अर्थ पर स्कैटरिंग का फिनोमिना नहीं होगा तो हमें स्काई कैसे दिखाई देगा, हमें डार्क कलर में दिखाई देगा। कलर ऑफ द सन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सन का कलर दिखाई देता है हमें वो कैसा होता है, वाइट सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इज सराउंडिंग अपीयर रेड। कैसे दिखाई देता है बेटे, हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर हॉरिजॉन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्ज distance in atmosphere. Due to this, most of the blue light are scattered away by the particles. Blue light सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर विल रीच आवर आई, दिस इज वाई सन अपीयर रेड इन कलर। और यही वजह है कि जो रेड लाइट जो होती है, द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ विल रीच आवर आइज, उस समय में लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो हमारे पास पहुंचती है जो कि रेड कलर है, और इसीलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय में हमें सन रेड कलर का दिखाई देता है। वाई द डेंसर सिंगल और साइन आर मेड ऑफ रेड कलर, रेड कलर स्कैटर द लीस्ट व्हेन स्ट्राइक्स द स्मॉल पार्टिकल ऑफ फॉग and smoke because it has the maximum wavelength. Hence at large distance also we can see the red color clearly. ये बताया जा रहा है कि जब धुंध होती है या कोहरा होता है उस समय में जो रेड कलर होता है वो सबसे मतलब बहुत दूरी से ही हमें दिखाई दे जाता है। तो उसके पीछे ये है कि जब स्मोक होता है इट हैज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ, उस समय में जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हिंस एट लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूरी से ही हमें रेड कलर दिखाई दे जाता है। एट नूट सन अपीयर वाइट, और दोपहर के समय में यदि हमें सन वाइट दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। एट नून द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट would travel shorter distance relatively through the atmosphere. Hence at noon the sun appear while as only little of the blue and the violet color are scattered. तो सन से रिलेटेड जो 3 और मोर क्वेश्चन हमारे पास में हैं जिसमें बताया गया है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय में रेड क्यों दिखाई देता है, दिन में हमें वाइट क्यों दिखाई देता है, और जो रेनबो का फॉर्मेशन है वो कैसा है, जो प्लैनेट हैं वो ट्विंकलिंग करते दिखाई नहीं देते, लेकिन
जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं। तो ये सभी टिंडल इफेक्ट, ये सभी जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और इस चैप्टर के जो लास्ट 5 to 8 ईयर्स के अंदर जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उनका मैं आपको PDF ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुकी हूँ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उनकी तैयारी कर लें। ह्यूमन आई वाला जो पार्ट है वो इस चैप्टर से नहीं आ रहा, तो ह्यूमन आई से रिलेटेड और डिजीज़ रिलेटेड जो पार्ट है उनकी तैयारी आपको नहीं करनी, केवल और केवल रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में पुटअप हो रहे हैं आपको उनकी तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच बेटे।